रतनगढ़ राज्य में मोहन नाम का एक चित्रकार रहता था। वो बहुत ही खुशमिजाज और खुले दिल का व्यक्ति था। सदा खुश रहता और अगर किसी के चेहरे पे उदासी होती तो वो अपनी चित्रकारी से उस व्यक्ति की उदासी को पल भर में गायब कर देता था। अरे काकी, मजे में? कमर तो दर्द नहीं कर रही? अब कर रही हो तो बता देना। काहे बबुआ, तुम हमारी कमर का इलाज कर दोगे का? ना काकी, हम वैद तो नहीं हैं लेकिन चित्रकार जरूर हैं, जिससे आपकी कमर का चित्र बना देंगे चित्र से कैसे हमारी कमर का दर्द कम होगा? हमने सुना है काकी, लोग कहते हैं आधा दर्द हमारी चित्रकारी देखकर दूर भाग जाता है, तो हमने सोचा कहीं तुम्हारी कमर का दर्द भाग जाए हसोरा कहीं का, हम ही मिले थे तुझे सुबह सुबह परेशान करने के लिए वो क्या है ना काकी, आप उदास खड़ी थी तो मैंने सोचा क्यों ना आपकी उदासी को दूर भगाया जाए। और इतनी सुबह कहाँ जा रहा है तू? वो काकी, जमींदार जी के घर जा रहा हूँ, जमींदार जी का एक चित्र बनाना है। इतना कहकर मोहन वहां से चला जाता है। आओ मोहन भैया आओ, हम तेरे ही इंतजार में बैठे थे। जल्दी से अपने जादुई हाथों से मेरा एक सुंदर चित्र बना दो। क्यों नहीं जमींदार जी, अभी बनाता हूँ आपका एक सुंदर चित्र। कुछ ही देर में मोहन जमींदार जी का चित्र बना देता है। वाह क्या बात है, तुमने तो एक जीवित तस्वीर बना दी, इसीलिए तुम्हारी चित्रकारी का नाम चल रहा है। अरे जमींदार जी, ये सब तो आपका बड़प्पन है। बताओ भाई, इसका क्या इनाम लोगे? जो भी आपको उचित लगे वो दे दीजिए। लो भैया, आपकी ये इनाम। धन्यवाद जमींदार जी, चलो अब मैं चलता हूँ। मोहन वहां से निकल जाता है। माँ, जल्दी से खाना लगा दो, आज तो बहुत तेज भूख लग रही है। तेरे से कितनी बार बोला है विवाह कर ले, विवाह, पर तू तो सुनता ही नहीं है मेरी। और इस बुढ़ापे में अब मुझसे काम नहीं होता। अरे माँ, करेंगे अब, तेरा बेटा कमाने लग गया है। देखो माँ, आज जमींदार जी ने मुझे चांदी का सिक्का दिया। इसीलिए तो तुझसे बोल रही हूँ, घर में बहू आएगी तो 4 पैसे जोड़ कर रखेगी। और हाँ, आज मंजू आई थी, बोल रही थी उसके गांव में उसके चाचा की एक लड़की है, बहुत ही सुंदर है। तेरे विवाह की बोल रही थी मुझसे, बता बोल दूं उससे? हाँ। अब माँ, आपको जो अच्छा लगे वो करना, पर इससे पहले मुझे खाना दे दो, या विवाह होने के बाद ही बहू के हाथ का खिलाओगी? हाँ देती हूँ खाना, बनने तो दे। कुछ दिन और गुजर जाते हैं और मोहन का नाम ऐसा बढ़ रहा था जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। अरे भाई, तुमने सुना है? राज्य में एक नया चित्रकार आया है, उसका नाम बहुत चल रहा है। उसका नाम मेरी जीभ पर रखा है। मोहन? हाँ भाई, ये मोहन। लगता अब तो इस रजक की लुटिया डूबने वाली है। सुना है इंसान को चित्र में ही जीवित बना देता है, ज्यों का त्यों। हाँ भैया, रजक की रोजी रोटी पर बहुत असर पड़ने वाला है। इतने में ही रजक लाल उनके पास आ जाता है। तुम दोनों मेरे बारे में क्या बात कर रहे थे? अरे मास्टर जी, हम तो आपकी बड़ाई कर रहे थे। मुझे सब पता है, तू कितनी बड़ाई कर रहा है मेरी, और तू किसका नाम ले रहा था मोहन करके? ये कौन है? वो मास्टर जी, राज्य में एक और चित्रकार आया है। आजकल उसके नाम की अफवाहें बहुत उड़ रही हैं। लोग बार बार बोल रहे हैं कि वो आपसे बढ़िया चित्र बनाता है। क्या मुझसे बढ़िया? अरे मास्टर जी, कई चित्रकार आए और कई गए, और मोहन जैसे तो आपके सामने से लाखों गुजर गए होंगे, लेकिन आज तक आपके जैसा चित्रकार पैदा नहीं हुआ और न होगा आगे भविष्य में। इतना सुन रजक वहां से चला जाता है, लेकिन फिर भी उसके सामने कई लोग मोहन की बड़ाई करते, जिससे उसको बहुत बुरा लगता। एक दिन उसके घर में, अरे आपने सुना है, राज्य में एक चित्रकार का नाम बहुत चल रहा है। मैंने सुना है वो आपसे भी बढ़िया चित्रकारी करता है। क्या लगा रखा है मोहन मोहन, जहां देखो वहां मोहन मोहन,
और तुम तो मेरी पत्नी हो, फिर भी मेरे सामने उसकी बड़ाई कर रही हो। कभी आने दो उसको मेरे सामने, फिर बताता हूँ कौन है बड़ा उस्ताद। अरे आप इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? अगर आप मोहन से बेहतर हो तो उसकी बड़ाई सुनकर गुस्सा नहीं होते। मुझे लगता है तुम तो आज उसकी ही बड़ाई करोगी। जिस दिन वो मेरे सामने आ गया ना, उस दिन तुम मेरी बड़ाई करोगी। अब की तुमने सही बात, इसे कहते हैं असली हुनर। कुछ दिन और गुजर जाते हैं। इसका तो कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो इसकी वजह से तो मेरा पूरा धंधा चौपट हो जाएगा। आज ही कुछ व्यवस्था लगानी पड़ेगी इसकी। क्या करूं? हाँ, टिन्नू और पिन्नू के पास जाता हूँ। क्यों ना उसकी थोड़ी मरम्मत करवा दी जाए, जिससे वो चित्रकारी ही नहीं कर पाए। अरे मास्टर जी, आप यहाँ? आप एक कलाकार और हम ठहरे लौवा बउआ। आपका काम है हाथ जमाना और हमारा काम है हाथ बिगाड़ना। तो यही समझो, तुम्हें किसी का हाथ बिगाड़ना है। तभी तो मास्टर जी यहाँ आए। वही तो कहूँ, एक कलाकार हमारे पास क्यों आएगा? बताइए मास्टर जी, किसकी खातिरदारी करना है? आया है कोई नया चित्रकार राज्य में, मोहन करके। उसकी थोड़ी मरम्मत करनी है, ज्यादा नहीं। बस तुम तो इतना कर देना कि वो सही से कलम ना उठा पाए। क्यों नहीं मास्टर जी, आप तो बस उसका पता बता दीजिए, फिर हमने जाना। रजकलाल टिन्नू और पिन्नू को मोहन का पूरा पता बता देता है। कुछ दिनों बाद इसका नाम आपके कानों में आएगा ही नहीं। बस तुम तो यही कर दो, और ये लो कुछ धन, और कुछ धन तुम्हें काम होने के बाद मिलेगा। दोनों तैयारी करके मोहन के गांव की ओर चल देते हैं। अरे भैया, ये मोहन कहाँ मिलेगा? वो तो तुम्हें अभी नदी किनारे पर मिलेगा, क्योंकि जब उसके पास कोई काम नहीं होता है तो वो नदी के किनारे पर ही जाकर बैठता है। धन्यवाद भैया। अरे महोदय रुकिए, ऐसा कौन सा काम आ गया उससे जो तुम इतना उसके बारे में पूछ रहे हो? कैसी बात कर रहे हो भैया? मोहन एक चित्रकार है और उसकी चित्रकला का नाम चारों ओर राज्य में चल रहा है। इसलिए हमने सोचा क्यों ना हम भी हमारा एक चित्र बनवा ले मोहन से। हाँ भैया, मुझे माफ कीजिए जो मैंने आपको गलत समझा। कोई ना भैया, आप अपना मन उदास मत कीजिए। टिन्नू और पिन्नू नदिया के किनारे की ओर चल देते हैं। मोहन के पास जाकर टिन्नू बोलता है, क्या आप ही मोहन चित्रकार हो? हाँ भैया, सुनाओ। कुछ नहीं भैया, बस थोड़ी सी आपकी खातिरदारी करनी है, जिससे हमारे मास्टर जी खुश हो जाएंगे। पकड़ पकड़ पिन्नू इसको, ये हाथ से ना निकल जाए। अरे भैया, ये क्या कर रहे हो? नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। पिन्नू, इसके हाथ पकड़कर इसकी उंगलियों को मोड़ दे, जिससे ये कलम ही ना उठा पाए। तुम एक कलाकार के साथ ऐसा नहीं कर सकते हो। तभी कुछ गांव वाले वहां आ जाते हैं। गुस्से में गांव वाले बोलते हैं, अरे भैया, ये कौन सी चित्रकारी हो रही है? इतना सुन टिन्नू और पिन्नू के होश उड़ जाते हैं। अरे आप यहाँ? अरे मोहन भाई, तुम बोल दो तो आज हम भी इनका चित्र बना दे। क्यों नहीं, पहले इनकी थोड़ी मेहमान नवाजी कर लेते हैं, इसके बाद इनका चित्र बनाएंगे। गांव वाले और मोहन उन दोनों पर लात घूसों की बरसात कर देते हैं। क्यों भैया, इतनी खातिरदारी ठीक है या और करें? न न न भैया, बस इतनी ही बहुत है। इस रजक ने तो हमें ही कुटवा दिया। आप यहाँ आए, आपका स्वागत भी बढ़िया हुआ। चलो अब आपको हमारी कला दिखाते हैं। मोहन उनकी उसी हालत का एक चित्र बना देता है। लो भैया, देखो, इसमें तो बढ़िया लग रहे हो ना? हाँ भैया, तुम्हारे हाथों में तो जादू है। भाई, हम गलती कर रहे थे आपके हाथों को चोट पहुंचाकर। अभी जाकर उस रजक के हाथ पैर तोड़ते हैं। ना, ऐसा कुछ नहीं करना है। वो ये कलाकार है और अपनी कला से अपने परिवार का गुजर बसर करते हैं। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से किसी का नुकसान हो। अब तो खुश हो भैया, या और खातिरदारी करें? अब तो आपको आपका एक चित्र भी मिल गया, वो भी मुफ्त में। और तुम किसका नाम ले रहे थे? मास्टर रजक करके? रजक ही है भैया। हाँ, जो भी है उससे बोल देना कि अगली बार मोहन भाई को चोट पहुंचाने की कोशिश ना करे, वरना उससे कह देना कि मोहन के गांव वासी उसे इतनी चोट पहुंचाएंगे जो उसने अभी तक सोचा नहीं होगा। हाँ भैया, उससे बोल देंगे। इतना बोलकर वो दोनों वहां से निकल आते हैं। मोहन भाई, अब आप अकेले मत घुमा करो। आपके नाम के साथ साथ आपके दुश्मन भी बढ़ रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है,
वो तो कुछ लोग होते हैं जिन्हें अपने हुनर पर संदेह होता है, वही ऐसा काम करते हैं, और जो ईश्वर चाहेगा वही होगा। मोहन और सभी गांववासी अपने गांव की ओर निकल जाते हैं। आज तो इन गांव वालों ने बहुत बुरा मारा है। सारे हाथ पैर दर्द कर रहे हैं। देखो मास्टर जी, आज के बाद हम आपका कोई काम नहीं करेंगे, और भूले से किसी को भी उस गांव मत भेजना, क्योंकि मोहन के गांव वाले लोग बहुत खतरनाक हैं, बहुत बुरा मारते हैं, और खासकर आप उस गांव की ओर पैर करके भी मत सोना, नहीं तो आप कलम पकड़ने के लायक भी नहीं रहोगे। ये क्या बकवास कर रहे हो? तुमसे एक आदमी थबे नहीं आया, फिर तुम किस काम के गुंडे हो? तुम तो बस नाम के ही गुंडे हो। आज के बाद हम ये काम करेंगे ही नहीं, चाहे हम भीख मांग लें। इतना बोलकर वो दोनों वहां से निकल आते हैं। इधर रजक, इनके बस की बात नहीं है, लगता है किसी बड़े गुंडे को देखना पड़ेगा। ऐसे ऐसे कई दिन गुजर जाते हैं। एक दिन राज्य के राजा द्वारा पूरे राज्य में चित्रकारी प्रतियोगिता का ऐलान कराया जाता है। सुनो सुनो गांव वासियों, महाराज द्वारा चित्रकारी की प्रतियोगिता रखी जा रही है। जो भी इच्छुक हो वो राज्य दरबार आ सकता है। जो भी महाराज का सुंदर चित्र बनाएगा उसे महाराज के द्वारा मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। धीरे धीरे राज्य के छोटे बड़े शहरों और गांवों में इस खबर को फैला दिया गया। और कुछ दिनों बाद इस प्रतियोगिता के लिए सिर्फ 2 ही लोग पहुंचे। पहला रजक लाल और दूसरा मोहन। क्योंकि राजा थोड़ा क्रूर था और उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी उसकी आंख, क्योंकि वो एक आंख से काना था। एक आंख उसकी बचपन से ही बंद थी, उसको सिर्फ एक ही आंख से दिखता था। अगर उससे किसी ने काना राजा कह दिया तो वो उसको मृत्यु दंड ही देता था। इसलिए उसके डर की वजह से राज्य के अधिकतर व्यक्ति उसकी प्रतियोगिता में भाग लेने से डरते थे। अधिकतर वो अपनी प्रतियोगिता में ऐसे सवाल करता था जो उसकी आंख पर आकर रुक जाते थे, जिससे कुछ ही लोग उसके सवाल का सही जवाब देते थे और अधिकतर तो प्रतिभागी उसके दंड के शिकार हो जाते थे। राजमहल के बाहर रजक और मोहन मिलते हैं। अच्छा, तुम हो मोहन? तुम्हारा बहुत नाम सुना है मैंने। मैंने भी सुना है तुम्हारा नाम, पर तुम लोगों को डराते धमकाते क्यों हो? मैं ऐसा नहीं करता हूँ, लगता है तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। चलो कोई नहीं, इस प्रतियोगिता को तो मैं ही जीतूंगा, फिर बताऊंगा कौन है इस राज्य का सर्वश्रेष्ठ चित्रकार। हाँ, क्यों नहीं, हम भी यही चाहते हैं कि आप हमसे सुंदर चित्रकारी करो, जिससे हमें कुछ सीखने को मिले। ये तो तुम अपने ऊपरी मन से कह रहे हो। प्रतियोगिता तो मैं ही जीतूंगा, चाहे तुम कितने ही चालाक बन लो। थोड़ी देर बाद सभी लोग राज दरबार में उपस्थित हो जाते हैं। प्रतियोगिता के लिए सिर्फ आप दोनों ही आए हो? जी महाराज। चलो अच्छा, आपको पता ही है कि आपको मेरा एक सुंदर सा चित्र बनाना है। तुम दोनों में से जो भी मेरा सुंदर चित्र बनाएगा उसको मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। तो बताइए, आप कितने समय में आप मेरा चित्र बना दोगे? महाराज, मैं तो आपको कल ही चित्र बनाकर दे दूंगा। और मोहन, तुम कितना समय लोगे? मैं महाराज 4 दिन लूंगा आपका चित्र बनाने में। चलो अच्छा है। रजक, तुमको मेरा चित्र 1 दिन बाद राजदरबार में प्रस्तुत करना होगा, और मोहन, तुमको 4 दिन बाद। राज दरबार से सभी लोग बाहर आ जाते हैं। इधर रजक मोहन से बोलता है, इतना समय कौन लेता है एक चित्र बनाने का? इसका मतलब तुम अभी सीखते हो, और मुकाबला किससे करने आए हो? मुझसे, जो मैं एक चित्रकारी का मास्टर हूं। तुम ये प्रतियोगिता जरूर हारोगे। आप इतने उत्सुक क्यों हो रहे हो? इसका पता तो चित्रकारी से चलेगा, कौन कितने पानी में है। दोनों वहां से निकल जाते हैं। इधर रजक राजा का चित्र बनाने में लग जाता है, वहीं मोहन पहले राजा के बारे में जानकारी जुटाने में लग जाता है। मोहन एक बूढ़े बाबा के पास जाता है और बोलता है, नमस्ते बाबा। नमस्कार बेटा, कहो कैसे आना हुआ मेरे पास? वो बाबा, मुझे महाराज के बारे में कुछ जानना है। बेटा मैं बता दूं, लेकिन तुमने अभी तक मुझे अपना परिचय नहीं दिया। बाबा, मैं चित्रकार मोहन हूँ, जो महाराज ने अभी प्रतियोगिता रखी है उसमें भाग लिया है। मेरा नाम आपने किसी के मुंह से तो सुना ही होगा। हाँ, थोड़ा थोड़ा सुना है,
बताओ, मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकता हूँ? वो मुझे महाराज की पसंद और नापसंद के बारे में जानना है, जिससे मुझे ये अंदाजा लग जाएगा कि मैं उनके मुताबिक उनका एक चित्र बना सकूं। बेटा, महाराज सिर्फ एक ही चीज से चिढ़ते हैं, वो है उनकी आंख। अगर उनकी आंख के बारे में थोड़ा इधर उधर हुआ तो समझो तुम्हारी जान पर बनाई। इसलिए बेटा, सोच समझकर ही तस्वीर तैयार करना। जी बाबा, अब मुझे इससे ये पता लग गया है कि मैं उनकी कमजोरी को ना दिखाऊं चित्र में, बल्कि ऐसी चीज दिखानी होगी जो उनकी ताकत हो। हाँ बेटा। एक दिन गुजर जाता है और रजक को जो समय मिला था वो पूरा हो गया था। रजक अपने हाथों से बनी हुई तस्वीर लेकर राज दरबार में उपस्थित होता है। वहीं राज दरबार में मोहन भी आ जाता है और कई लोग भी राज दरबार में आ जाते हैं। सभी के मन में तस्वीर देखने की इच्छा होती है। आज हम रजक द्वारा बनाई गई तस्वीर को देखेंगे और 3 दिन बाद मोहन की तस्वीर देखने के बाद पता चलेगा कौन इस प्रतियोगिता का विजेता है। मंत्री जी, रजक से तस्वीर लेकर मेरे पास आओ। मंत्री रजक से तस्वीर लेकर महाराज के पास ले जाता है। जैसे ही महाराज तस्वीर को देखते हैं तो गुस्से में लाल हो जाते हैं। सैनिकों, पकड़ लो इस नामुराद को। इसकी इतनी जुर्रत जो इसने मेरी ऐसी तस्वीर बनाई। पकड़कर इसको कारागार में डाल दो। महाराज क्षमा, महाराज क्षमा। ऐसी क्या गुस्ताखी हो गई मुझसे जो तुम मुझे दंड दे रहे हो? तुमने ये क्या बनाया जिससे मुझे सख्त नफरत है, वही तुमने इस तस्वीर में बनाया है। रजक को कुछ समझ में नहीं आता है और सैनिक बंदी बनाकर उसे कारागार की ओर ले जाते हैं। तभी एक सैनिक बोलता है, क्या मास्टर जी, काने की कानी आंख बनाकर बोल रहे हो? मैंने क्या गलती की है? जैसा प्रकृति ने महाराज को बनाया वैसा ही मैंने उसका चित्र बना दिया। क्यों, महाराज अपनी कानी आंख से चिढ़ते हैं क्या? क्या तुम्हें पता नहीं, महाराज उस आंख से बहुत चिढ़ते हैं। वो तो बढ़िया है महाराज ने तुम्हें मृत्यु दंड नहीं सुनाया, लेकिन फिर ईश्वर से प्रार्थना करना कि महाराज आपको मृत्यु दंड न सुना दे। ये क्या बोल रहे हो? इस लालच के चक्कर में कहां फंस गया, हे ईश्वर। क्यों मोहन, पीछे हटने का तो मन नहीं कर रहा तेरा? नहीं महाराज। मेरा एक ही सिद्धांत है, अगर कोई मेरे काम से पीछे हटता है तो वो मुझे पसंद नहीं है। नहीं महाराज, मैं अपने काम से कभी पीछे नहीं हटता हूँ और आप विश्वास रखिए, मैं आपको उदास नहीं करूंगा। इतना बोलकर मोहन वहां से चला जाता है। एक तरफ मोहन के दिल में डर बैठ गया था। हे ईश्वर, किस समस्या में लाकर खड़ा कर दिया है। अगर चित्र ना बनाया तो भी मृत्यु और बना दिया तो भी मृत्यु। हे ईश्वर, ये क्या किया आपने? एक तरफ कुआं और दूसरी तरफ खाई, ऐसी जगह लाकर खड़ा कर दिया आपने। मोहन एकांत में जाकर अपने शांत मन से सोचता है और कुछ ही समय बाद वो अपने काम में लग जाता है। ऐसे ही 2 दिन गुजर जाते हैं। फिर से सभी राज दरबार में लोग एकत्रित हो जाते हैं। मंत्री जी, जाइए, मोहन से तस्वीर ले आइए। मंत्री जाकर मोहन से तस्वीर ले आता है। जैसे ही महाराज तस्वीर को देखते हैं तो एकदम शांत हो जाते हैं और बड़ी गौर से उस तस्वीर को देखते हैं। पूरा राज दरबार शांत अवस्था में खड़ा है। इधर मोहन के मन में, हे ईश्वर, बचा लेना, नहीं तो रजक की तरह मैं भी कारागार में पहुंच जाऊं। सभी लोग महाराज के निर्णय का इंतजार करते हैं। तभी महाराज बोलते हैं, मोहन, ये तो तुमने चमत्कार कर दिया। जिसे मैं अपनी कमजोरी समझता हूं, उसे तुमने आज मेरी ताकत बना दिया। महाराज उस तस्वीर को पूरे राज्य दरबार में दिखाते हैं, जिसमें मोहन ने महाराज का चित्र कुछ इस प्रकार बनाया था, जिसमें महाराज धनुष ताने किसी वस्तु पर निशाना लगा रहे हों। उस तस्वीर को देखने पर ऐसा लग रहा था कि इसमें कोई काना व्यक्ति है ही नहीं। इसी को कहते हैं कला। तुमने जिस प्रकार इस चित्र में मेरी कमजोरी छिपाई, इसी वजह से पूरे राज्य में तुम्हारा नाम चल रहा है। मांगो मोहन, मांगो, तुम्हें इनाम में क्या चाहिए?
महाराज, मैं अपने साथी मास्टर जी रजक को कारागार से मुक्त कराना चाहता हूँ। क्या बोल रहे हो मोहन? तुम हीरे जवाहरात छोड़कर एक व्यक्ति को छुड़वाने की बात कर रहे हो? तुम्हारा दिमाग तो सही है ना? जी महाराज, उनके घर में उनके बच्चे और पत्नी उनका इंतजार कर रही होंगे और वो यहाँ कारागार में बंद है, वो भी मेरी वजह से। और ये मुझे अच्छा नहीं लगता कि मेरी वजह से किसी को दुख पहुंचे। तुम्हारी वजह से वो कैसे? मेरी वजह से ही वो इस प्रतियोगिता में आए थे। उसने इतनी कोशिश की तुम्हें चोट पहुंचाने की, फिर भी तुम उसका बचाव कर रहे हो। उनकी कोशिशें सफल नहीं हुई। इस बहाने ईश्वर ने हमको एक मौका दिया कि जाओ किसी और की मदद करो। जब मदद का मौका मिलता है तो महाराज, मैं कभी ऐसे मौके नहीं छोड़ता। हम तुम्हारे इस निर्णय का स्वागत करते हैं और तुम्हें इस राज दरबार में स्थान प्रदान करते हैं। आज से तुम इस राज्य दरबार के सलाहकार हो और इसी के साथ में आपको एक और उपाधि दी जाती है। क्योंकि आप एक बेहतरीन चित्रकार भी हो तो इसका फायदा भी हम उठाएंगे। तो आपको राजकीय चित्रकार भी घोषित किया जाता है। इस प्रकार मोहन की समझदारी से रजक को कारागार से मुक्त करा दिया जाता है और रजक मोहन से माफी मांगता है और घर जाकर अपनी पत्नी से मोहन की खूब बड़ाई करता है।